एवरीवन, दिस इज दीपिका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पॉलिटिकल थ्योरी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं जॉन लॉक की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो जैसे कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख रहे हो यहाँ पर, जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जो जॉन लॉक की थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से रिलेटेड है। तो इससे ये आइडिया लग रहा है कि जो ये टॉपिक है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो जॉन लॉक की थ्योरी है उसको डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जब मैंने हॉब्स की थ्योरी डिस्कस की है उसमें डिटेल में डिस्कस किया है, तो मैं इसे रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि अगर आपने पहले थॉमस हॉब्स देखा होगा तो शायद आपको आइडिया लग गया है, और अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप थॉमस हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देख लें, देन आप इसके बाद जॉन लॉक एंड जो जे रूसो की थ्योरी है उसे देखिएगा, क्योंकि जब आप सीरीज में देखेंगे ना तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई, बस इसके लिए ना। और फिर मैं फिर से यही सेम टॉपिक रिपीट करूंगी तो वीडियो भी लंबी होगी, आपको बोरिंग भी लगेगा। तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूंगी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन की गई थी जहां पर लोगों ने आपस में मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, एग्रीमेंट किया था कि वो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेंगे, एक पॉलिटिकल अथॉरिटी इस्टेब्लिश करेंगे जो उन पर रूल करेगी, और उसके लिए वो कुछ अपने राइट्स को गिव अप करेंगे, सरेंडर करेंगे, और उसके बदले में जो पॉलिटिकल अथॉरिटी होगी वो इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। ये कुछ मोटा था, मतलब कह सकते हो कि मेजर जो कॉन्सेप्ट है मोटा माटी यही था, राइट। तो हॉब्स का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम जब डिस्कस करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का, तो जिसमें देखेंगे कि उस जो जैसे जॉन लॉक का देखेंगे कि स्टेट ऑफ नेचर के बारे में क्या बोला है, फिर जॉन लॉक की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसके मेजर फीचर्स क्या हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, राइट, इस तरीके का। इसके बाद में क्रिटिकली इवेलुएट करेंगे कि क्या क्रिटिसिज्म है, क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, राइट। तो अगर आपने हॉब्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उसको देखो पहले, ताकि आपको बेटर समझ में आए ये वीडियो, ओके। आई बटन पर मैं लिंक भी दे दूंगी आपको। और जॉन लॉक की थ्योरी को डिटेल में एक्सप्लेन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइज कि अगर मेरा कंटेंट आपको यूज़फुल लग रहा हो, आपकी हेल्प कर रहा हो एग्जाम्स में, तो आप छोटा सा सपोर्ट मुझे दे सकते हो, आप शेयर कर सकते हो मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं चैनल को, तो प्लीज़ डू इट एंड लाइक ज़रूर कर देना। सो जॉन लॉक का पहले हम ये देखते हैं कि वो किस टाइम पीरियड पे थे और किस तरीके की सर्कमस्टेंसेस प्रेजेंट थी। तो जॉन लॉक ने बेसिकली एक इंग्लिश फिलोसफर हैं, और जॉन लॉक को फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म भी कंसीडर किया जाता है। तो जब लिबरलिज्म को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तब ये देखेंगे कि क्या फैक्टर्स थे, क्यों इन्हें फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म कंसीडर किया जाता है। देन जॉन लॉक ने बेसिकली क्या है, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन विटनेस की थी। मतलब जॉन लॉक जिस टाइम पे अपने थॉट्स दे रहे थे, लिख रहे थे, उस टाइम का जो माहौल था वो कहीं ना कहीं ग्लोरियस रिवॉल्यूशन से काफ़ी इम्पैक्टेड था। अब ग्लोरियस रिवॉल्यूशन क्या थी, ये एक मतलब ब्लडलेस या वॉरलेस ट्रांजिशन था जो ब्रिटेन में हुआ था, जहाँ पे गवर्नेंस या पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हुआ था, और ये ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी इसे कहते हैं। तो कुल मिलाकर इससे जो जॉन लॉक के थॉट्स पर इम्पैक्ट पड़ा वो ये था कि ह्यूमन बीइंग जो रेशनल होता है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि जैसे थॉमस हॉब्स ने इमेजिन किया था कि ह्यूमन बीइंग क्या है, इगोइस्टिक है, सेल्फिश इन नेचर है, वो हमेशा उसके अंदर विलिंगनेस है वॉर करने की, फाइट करने की, ये सब चीज़ें। जॉन लॉक ने जस्ट अपोजिट ह्यूमन नेचर को डिस्क्राइब किया है। तो जॉन लॉक की ये जो बुक्स हैं ये भी ज़रूर मेंशन करना अपने इंट्रोडक्शन में कि टू ट्रिटीज़ इन द गवर्नमेंट जो जॉन लॉक ने लिखी है। फर्स्ट ट्रिटीज़ में बेसिकली जॉन लॉक ने रॉबर्ट फिल्मर्स के जो पॉइंट ऑफ व्यू था रिगार्डिंग टू पॉलिटिकल अथॉरिटी उसे रिजेक्ट किया है। रॉबर्ट फिल्मर कहते हैं कि जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो रिलीजियस अथॉरिटी से डराई हुई है, और जो किंग्स के राइट्स हैं वो गॉड से मिले हुए हैं, मतलब डिवाइन राइट्स हैं। तो जॉन लॉक ने इसे रिजेक्ट किया है इस आर्गूमेंट को, और बोलते हैं कि जो स्टेट है या पॉलिटिकल अथॉरिटी है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एग्जिस्टेंस में आती है, मतलब ह्यूमन बींग्स ने इसे आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट किया है, ओके। देन सेकेंड ट्रिटी में जॉन लॉक ने कुछ कंस्ट्रक्टिव व्यू दिए हैं जिसमें सिविल गवर्नमेंट या सोशल कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन किया है।
तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। इसमें हमारे जॉन लॉक की जो बुक्स हैं वो भी आ गई, रॉबर्ट फिल्मर्स का भी पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, और ये ग्लोरियस रिवॉल्यूशन का भी पॉइंट आ गया। तो ये अच्छा एक इंट्रोडक्शन हो सकता है। ओके, अब आते हैं जॉन लॉक के थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे। तो जैसा कि मैंने बोला कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए पहले ज़रूरी है कि स्टेट ऑफ नेचर को समझें। स्टेट ऑफ नेचर वो ओरिजिनल कंडीशन है जहाँ पर स्टेट या पॉलिटिकल अथॉरिटी एब्सेंट थी, राइट। तो स्टेटलेस सोसाइटी कह सकते हो या प्री स्टेट सोसाइटी इसे कह सकते हो। ये ओरिजिनल कंडीशन थी ह्यूमन बीइंग की, जब कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं थी, तब ह्यूमन बीइंग कैसे रहते थे। तभी आप ये चीज़ को जस्टिफाई कर पाओगे कि उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए इंडिविजुअल्स ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया और गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की। ओके, तो अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक जो ओरिजिनल कंडीशन थी, जो स्टेट ऑफ द नेचर था, वहाँ पर एक जो ह्यूमन बीइंग थे वो अच्छे से रह रहे थे। एक पॉजिटिव वाइब वाली सिचुएशन थी जहाँ पर गुडविल था, म्यूचुअल एग्जिस्टेंस थी, राइट, पीस था। यहाँ पर ये चीज़ था। जस्ट अपोजिट है ये थॉमस हॉब्स के ओरिजिनल कंडीशन से, क्योंकि थॉमस हॉब्स ने क्या कहा था कि जो ओरिजिनल कंडीशन है, जो स्टेट ऑफ नेचर है, वो कैसा है, कांस्टेंट वॉर है वहाँ पर, राइट। वहाँ पे जो लाइफ है बहुत ही पुअर है, राइट, शॉर्ट है, क्योंकि हमेशा हर एक इंडिविजुअल फाइट के मूड में है या अपना जो डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर रहा है। जबकि जॉन लॉक कहते हैं कि नहीं, गुडविल है, लोग आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल असिस्टेंस की भावना है, ये सारी चीज़ें हैं, पीस है। तो जो ह्यूमन बीइंग है वो किससे डिराइव है, मोरल लॉ से, राइट, क्योंकि ह्यूमन बीइंग रेशनल बीइंग है, वो अच्छा बुरा जानता है ये चीज़ें, राइट। तो जो रेशनैलिटी है, जो रीज़न है, वो रेगुलेट कर रहा है ह्यूमन कंडक्ट को। ओके, इस तरीके से गुडविल प्रेजेंट है, जो स्टेट ऑफ द नेचर है वहाँ पर। अब जब इतनी अच्छी सिचुएशन है तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की क्यों ज़रूरत पड़ी, एक पॉलिटिकल अथॉरिटी की क्यों ज़रूरत पड़ी। जब गुडविल था, म्यूचुअल एग्जिस्टेंस थी, पीस था, तो फिर हमें पॉलिटिकल अथॉरिटी की क्यों ज़रूरत पड़ी। एक क्यूरियोसिटी या कॉमन सा क्वेश्चन आता है ना, तो इसे समझने की कोशिश करते हैं कि जॉन लॉक के अकॉर्डिंग फिर हमें ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों करना पड़ा। तो यहाँ पर सिचुएशन थी, बट कोई स्टैंडर्डाइज्ड या स्टैंडर्ड लेवल पर जो इंटरप्रिटेशन था लॉ ऑफ नेचर को, उसको इंटरप्रिटेट करने की कोई अथॉरिटी या एजेंसी नहीं थी। तो वहाँ पर क्या था कि लॉ क्या होंगे, लॉ को इंटरप्रिटेट कैसे किया जाए, राइट, जस्टिस को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए सोसाइटी में। फॉर एग्जाम्पल, अभी चीज़ें सब अच्छी चल रही हैं, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर मान लीजिए लोग वॉर करें एक दूसरे के अगेंस्ट में, राइट, तो फिर ऐसी सिचुएशन में कौन होगा जो जज करेगा, क्योंकि सारे, अगर स्टेटलेस सोसाइटी है, कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है, इंडिविजुअल आपस में अच्छे से रह रहे हैं, बट इन केस इनस्टेबिलिटी आती है तो उसको रेगुलेट कौन करेगा। तो ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं थी। तो इसके लिए ज़रूरत पड़ी लोगों को सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके एक पॉलिटिकल अथॉरिटी स्टैब्लिश करने की, ताकि हम एक एजेंसी बना सकें कि अगर सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पर जो पीपल्स हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको जज करने की ज़रूरत पड़े, लॉ के थ्रू रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़े या लॉ को इंटरप्रिटेट करने की ज़रूरत पड़े, तो वो एजेंसी हो जो ये काम कर सके, ये टास्क कर सके। गेटिंग इट। सेकेंड थिंग, जॉन लॉक के अकॉर्डिंग जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी देते हैं नेचुरल राइट्स के रूप में, उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए कोई अथॉरिटी होनी चाहिए। ओके, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट अब समझने की कोशिश करते हैं जॉन लॉक का। तो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें ये सिविल गवर्नमेंट, इनकी एक और दूसरी इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें इन्होंने जस्टिफाई किया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट को। तो वही चीज़ आ गई जो हमने ऑलरेडी देखा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है, राइट, एक सोशल पैक्ट है, जिसके थ्रू हमने क्या किया, एक कॉमन एजेंसी को स्टैब्लिश किया, सेटअप किया, जिसका टास्क, जिसकी ड्यूटी क्या रहेगी, इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ या एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉ, ये मेन टास्क रहेंगे। ओके, क्योंकि जो स्टेटलेस सोसाइटी है, ये चीज़ें वहाँ पर नहीं है। अब जो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू
इस प्रोसेस में क्या होगा, जो मैंने ऑलरेडी थॉमस हॉब्स में भी बताया था, कि हर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आप देखेंगे कि जो कॉमन या जो मेजर टर्म एंड कंडीशन है, भाई हर एग्रीमेंट के कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं ना। तो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो मेजर टर्म एंड कंडीशन ये है कि इंडिविजुअल्स अपने कुछ राइट्स को सरेंडर करेंगे, राइट, गिव अप करेंगे। ओके और इसके बदले में जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाएगी, पॉलिटिकल अथॉरिटी इस्टेब्लिश की जाएगी, वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। अब किस तरीके के राइट्स को सरेंडर करेंगे कि अपने ऊपर रूल करने की जो राइट्स हैं वो किसी और को देंगे, और वो उस अथॉरिटी को जो थर्ड पार्टी बनकर आएगी उसको ओबे करेंगे। ओके और थर्ड पार्टी को क्या ड्यूटी दी गई कि वो अपनी लिमिटेशन में रह करके लोगों को सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। गेटिंग इट? अब आप देखोगे कि जो जॉन लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, इसमें जो ये पॉलिटिकल सोसाइटी एंड गवर्नमेंट क्रिएट की गई, ये लोगों के कंसेंट से क्रिएट की गई। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जब एग्रीमेंट होगा तो सबका कंसेंट होगा, तभी तो एग्रीमेंट हो पाएगा। गेटिंग इट? अब ये क्यों हुआ? फॉर द 3 मेन रीजन जो स्टेट ऑफ नेचर में नहीं थे। पहला, लॉज कि लॉ बनाने की एजेंसी, फिर अगर उस लॉ में कोई प्रॉब्लम्स हैं या एग्जीक्यूट करना है तो उसको करने की कोई एजेंसी होना, इसके बाद से उस लॉज को इन्फोर्स करना, एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत पड़ना, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई इश्यूज आते हैं, तो उसे क्या करना, उसे रिजॉल्व करना, वो एजेंसी को पावर दी गई। मेन ये है। तो ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप जॉन लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हो, और ये 3 जो इनके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये नहीं लिख रहे हो, मिसिंग है, तो स्वाभाविक सी बात है आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। गेटिंग इट? सो मैंने कॉपीज को इवेलुएट करते समय पाया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स को मिस कर देते हैं कि जो जॉन लॉक हैं इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में जब भी आप पढ़ो, ये क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या ज़रूरत थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट करने की। गेटिंग इट? इसके बाद से जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नेचर है एक जो जॉन लॉक में, उस थोड़ा सा थॉमस हॉब्स से डिफरेंट है। जॉन लॉक के उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके 2 स्टेप्स हैं, बेसिकली 2 कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। एक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक है पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट या गवर्नमेंटल कॉन्ट्रैक्ट। जबकि थॉमस हॉब्स में हमने देखा था कि सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसी में पॉलिटिकल सोसाइटी और गवर्नमेंट एक साथ साइमल्टेनियसली इस्टेब्लिश हो गए थे। जबकि जॉन लॉक थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है। जॉन लॉक के इसमें 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हुए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पहला कॉन्ट्रैक्ट था, इसमें क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल्स के बीच में हुआ था, पीपल्स के बीच में हुआ था, और पीपल्स ने क्या किया, अपने कुछ राइट्स को सरेंडर किया। राइट? अब वो राइट्स क्या था कि लॉज को फॉर्मुलेट करना, इन्फोर्स करना, एग्जीक्यूट करना एंड इंटरप्रिटेट करने का जो राइट्स था वो सरेंडर किया। ओके इसके बाद से सेकेंड जो हुआ था, और यहाँ से बनती है सिविल सोसाइटी पहले कॉन्ट्रैक्ट से। सेकेंड जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे गवर्नमेंटल कॉन्ट्रैक्ट या पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि जो ये पहला कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसको इन्फोर्स किया जाए। ये कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में हुआ, पीपल्स एंड रूलर के बीच में हुआ। गेटिंग इट? पहला सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ, सारे जो इंडिविजुअल्स थे उनके बीच में हुआ। जबकि जो सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट है वो उन इंडिविजुअल्स और रूलर के बीच में हुआ कि जो आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट से जो टर्म्स एंड कंडीशन लाए गए उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके नेक्स्ट अब देखते हैं कि ये जो रूलर बनाया गया, जिसको इन्होंने ये अथॉरिटी दी थी ना रूल करने की, लॉ बनाने का, लॉ को इम्प्लीमेंट एंड एग्जीक्यूट करने का, वो उसकी क्या ज्यूरिडिक्शंस रहेंगी, क्या पावर रहेंगी। तो थॉमस हॉब्स के हमने देखा था कि जो ये रूलर या पॉलिटिकल अथॉरिटी स्टैब्लिश की जाएगी, गवर्नमेंट बनाई जाएगी, ये ऑब्सोल्यूट इन नेचर रहेगी, मतलब ऑब्सोल्यूट सवरेनिटी रहेगी। उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, उसको आप उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते हो, राइट, उसके लॉ को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ये थॉमस हॉब्स का था। जॉन लॉक में थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट है, और जॉन लॉक कहते हैं कि जो ये गवर्नमेंट हमने स्टैब्लिश की है पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट के बाद से, दिस इज लिमिटेड इन नेचर। और लिमिटेड क्यों है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट की जो ड्यूटीज़ हैं, जो इंटरफेरेंस की जो जुरिडिक्शंस हैं, वो कहाँ तक लिमिटेड हैं,
जो इसको ड्यूटीज दी गई हैं। ड्यूटीज क्या दी गई हैं कि भाई आपका काम क्या है, लॉ बनाना, लॉ को इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, और उस लॉ से अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसके लिए जस्टिस करना, उसको बेस्ट तरीके से इंटरप्रिटेट करना। ये आपकी ड्यूटीज हैं, और आपको अपने काम, अपनी एक्टिविटीज इन ड्यूटीज तक ही लिमिटेड रखना है। तो यहाँ पे लिमिटेड गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई। ओके, जब और जॉन लॉक फर्दर कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं ये उनका नेचुरल या इनहेरेंट राइट है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, राइट। अब इसमें इन सारे जो नेचुरल राइट से गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, राइट। गवर्नमेंट लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स पे इंटरफेयर नहीं करेगी। ओके, दिस इज द लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट। जो ये राइट्स इंडिविजुअल्स को दिए गए वो लिमिटेशंस हो गए गवर्नमेंट में। ओके, देन फर्दर आप देखेंगे कि जो अथॉरिटी बनाई गई, जो गवर्नमेंटल कॉन्ट्रैक्ट या पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो गवर्नमेंट बनाई जाती है, जो पॉलिटिकल अथॉरिटी बनाई जाती है, इसका मेन काम, ये जो ड्यूटीज़ की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं ना कि अपनी ड्यूटीज़ तक लिमिटेड रहेगी, तो इसकी ड्यूटीज़ क्या रहेंगी, लोगों की जो प्रॉपर्टी है उसे प्रोटेक्ट करना, राइट, लोगों की लाइफ एंड जो लिबर्टी है उसे सेफ गार्ड करना, राइट, इसके ये सारे इसके ड्यूटीज़ रहेंगे या इसके फंक्शंस रहेंगे। और इन केस गवर्नमेंट या पॉलिटिकल अथॉरिटी ऐसी सिक्योरिटी देने में कैपेबल नहीं है, सक्षम नहीं है, मतलब कि ये प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है लोगों के राइट्स को, लोगों के प्रॉपर्टी को, लाइफ एंड लिबर्टी को, तो मतलब अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रही है। पहला कारण ये, तो लोग इसके अगेंस्ट जा सकते हैं, ऐसी गवर्नमेंट को बदल सकते हैं। दूसरा कब बदल सकते हैं, अगर वो जो रूलर है वो टायरनी इन नेचर हो जाए, मतलब मनमानी करने लग जाए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के आधार पर काम करने लग जाए, या जो जिस ड्यूटी के लिए, जिस फंक्शन के लिए उसे बनाया गया है उस फंक्शन को परफॉर्म ना करे, लोगों की लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी पे इंटरफेयर करने लग जाए आर्बिट्ररी मैनर में, तो ऐसे केस में भी क्या होगा, जो पीपल्स हैं वो इसके अगेंस्ट जा सकते हैं, रिवोल्ट कर सकते हैं और इस सोशल कॉम्पैक्ट को डिसॉल्व कर सकते हैं, राइट। सोशल जो पॉलिटिकल कॉम्पैक्ट है इसे डिसॉल्व कर सकते हैं, मतलब इस एग्रीमेंट को ख़त्म कर सकते हैं, फिर नए तरीके से इसे कर सके, गवर्नमेंट बनाएंगे। जबकि थॉमस हॉब्स में हमने क्या देखा था कि ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ये रिवर्सिबल नहीं है, इसको वापस नहीं जाया जा सकता है। ओके, सो ये कुछ राइट्स जो जॉन लॉक ने दिया है अपने उसमें कि नहीं आप इसे कर सकते हैं, इस जो एग्रीमेंट है, अगर ये एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन काम नहीं कर रहा है तो। ओके, देन इसका क्रिटिसिज्म करते हैं, थोड़ा सा क्रिटिकल इवैल्यूएशन कर लेते हैं ताकि कुछ पॉइंट्स मिल जाएं आपको एग्जाम में लिखने के लिए। तो जॉन लॉक का जो ये थ्योरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, पहले तो कि कोई ऐसा हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं प्रेजेंट है, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, कोई ऐसा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि भाई हाँ ये एग्रीमेंट हुआ था। इस पॉइंट के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है कि भाई आप प्रूफ कैसे करोगे कि ये एग्रीमेंट है, ये तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपने इमेजिन किया, उसको जस्टिफाई कर दिया। आप इसको एम्पिरिकली प्रूफ कैसे करोगे, इन ऑब्जेक्टिव मैनर, साइंटिफिकली कैसे प्रूफ करोगे कि एग्रीमेंट किस टाइम पे, कहाँ पर, किस डॉक्यूमेंट में हुआ था। So this social contract holds no evidence and historical sanctions basically। तो इस बेसिस पे हम, ये इसकी वीकनेस है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की, जॉन लॉक को जिसे क्रिटिसाइज किया जाता है। सेकेंड थिंग जो क्रिटिसाइज किया जाता है जॉन लॉक की थ्योरी को, वो इस आधार पर कि जो जिस तरीके से इन्होंने ये ओरिजिनल कंडीशन को किया है ना, मतलब डिस्क्राइब किया है कि म्यूचुअल असिस्टेंस था और गुडविल थी, सारी चीज़ें स्टेट ऑफ नेचर में, लेकिन लॉ को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने एक एजेंसी बनाई थी। तो यहाँ पे डेविड ह्यूम का पॉइंट लेते हुए एक स्कॉलर्स हैं वॉल्ड्रोन, वो कहते हैं कि जो जितनी भी मॉडर्न सोसाइटीज़ अभी एग्जिस्ट कर रही हैं वो कहीं ना कहीं आप देखोगे कहीं ना कहीं
कॉन्फ्लिक्ट या वॉर के थ्रू आई हैं, उसमें जीत कर आए हैं। सिंपली जैसे इवोल्यूशनरी थ्योरी में भी हमने पढ़ा था ना कि जैसे वॉर हो रहा है दो ग्रुप के बीच में, उसमें एक जो जीत विनर हो गया, फिर वो आगे जाकर बनता है विनर बनता है, इस तरीके से पूरा किंगडम बनता है। पूरी हमने स्टोरी देखी थी इवोल्यूशनरी थ्योरी में, और इस तरीके से वो अपना साम्राज्य बनाता है, राजा बन जाता है। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट्स है इसकी एग्जिस्टेंस कहाँ मिलती है, इन कॉन्केस्ट पे या फेयर कंसेंट पे, दोनों ही प्रेजेंट हो सकते हैं। सिंपली ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं संभव है ये प्रूव करना कि लोगों ने अपनी इच्छा से अपना सब्जेक्शन स्वीकार कर लिया था। कहीं ना कहीं जो पावरफुल लोग थे उन्होंने जो वीकर लोग थे उनको सब्जिगेट किया और अपनी हेजेमनी, अपनी लीडरशिप इस्टेब्लिश की। ओके, तो ये इस पॉइंट पर आप इसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और ये जो स्कॉलर्स हैं इनके नाम मेंशन ज़रूर कर देना। तो ये कुछ बेसिक सा क्रिटिसिज्म था, बाकी और भी पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो और फिर आप इस आंसर को कंक्लूड कर सकते हो। तो होप्स हो कि आपको पसंद आया होगा, और जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, जो जॉन लॉक का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो थोड़ा सा डिटेल में पता चला होगा कि एक्चुअल में ये चीज़ें क्या हैं, और आपको अपने एग्जाम्स में क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है, ये चीज़ें पता चली होंगी आज आपको। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाला जो पोर्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये सच में आप एग्जाम में ये इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, और जनरली लोग मिस कर देते हैं इस चीज़ को। और दूसरी इनकी जो बुक्स मैंने यहाँ पे बताई, टू ट्रिटीज ऑन दी गवर्नमेंट, राइट, इसके बाद से ये सिविल गवर्नमेंट, ये बुक्स को भी मेंशन करना है। इससे क्या होता है ना कि आपको जो आपके आंसर्स हैं उनकी वैल्यू एडिशन होती है इन सारे एक्स्ट्रा पॉइंट से, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं। Okay, so thanks for watching. Once again, I would like to request, please like, share and subscribe my channel. See you in the next video. Bye bye. Take care.